Hi students, how are you? In this lesson, Rise of British Power in India, what we are going to study is that 18th century के आसपास कुछ खास इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में हुए थे और वो इवेंट क्या था? इट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे ये सारे कंट्रीज जो यूरोप के थे वहां पर होने लगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसमें नए नए तरीके के आइडियाज लेके आया, नए सी रूट्स, ट्रेड रूट्स ये सब बनने लगे। आपने ये पहले पढ़ा है कि वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था who discovered India in his, during his sea route in 1498. So ये सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो इंडिया में आकर स्पेशली ट्रेड के लिए आए थे। But in this particular lesson, what you are going to learn is how and why the Britishers and the other, people, they come here and what was the impact? क्या हुआ उनके आने से हमारे जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल स्फीयर्स थे उनमें क्या असर पड़ा? Now, why they came to India? What was the reason for coming to India? Europeans and the British traders initially came to India for trading purpose. They established factories out here, जो centers जहाँ पर ये अपने आप को place करते थे, उनको factories कहते थे because officials of their companies were called factors. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में हुआ उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की डिमांड काफी बढ़ गई थी और मैन्युफैक्चरिंग डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सो एट द सेम टाइम इंडिया में एक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ब्रिटेन के लोगों को मिला या मैं कहूंगी कि यूरोपियंस को मिला कि वो एंटायर नीड वाज फुलफिल्ड बाय इंडिया फॉर ऑल देयर नीड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 18th सेंचुरी में ये वो वक्त था जब मुगल्स जो थे उनका पावर डिक्लाइन हो रहा था और it was a perfect opportunity for Britishers to enter into Indian territory। और वो उन्होंने कैसे किया? दे फॉट, कुछ वॉर्स हुई, कुछ फोर्स ट्रीटीज हुई, कुछ जगहों को उन्होंने हथियाया, फिर उन्होंने लैंड रेवेन्यूज को बढ़ा दिया एंड दे यूज टू कलेक्ट अ ह्यूज सम ऑफ रेवेन्यू इन रिटर्न। कैश क्रॉप्स यहाँ पर बढ़ा दी गए थे। देन आफ्टर यहाँ के जो क्राफ्टमैन्स थे और आर्टिशियंस थे उन लोगों को भी जो काम दिया जाता था वो बहुत ही कम प्राइस पे देते थे और वो अपने काम को निकलवाते थे इसी तरह से। देन इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी काम हुए जहाँ पर लगा कि वो इंडिया के लिए हो रहे हैं बट इट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूरोप, पीपल ऑफ यूरोप। जैसे कि इंग्लिश का आना, इंग्लिश एज अ मीडियम फॉर एजुकेशन। तो वो कहते थे कि इंडियंस विल बी एजुकेटेड बाय दिस मोर, बट एक्चुअली इसका मकसद ये था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया के लोग असिस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स उनको एक लैंग्वेज चाहिए और वो इंग्लिश से बेहतर नहीं हो सकती थी। सो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश। तो हमारी कंट्री में काफी सारे डिबेट्स भी हुए थे इस चीज को लेकर कि इंडिया में हिंदी होना चाहिए या कोई और लैंग्वेज होनी चाहिए, बट ये आफ्टर ऑल लास्ट में इंग्लिश डिसीजन, मतलब इंग्लिश आ गई, हमारे मीडियम के अंदर इंग्लिश आ ही गई। सो दिस इज हाउ दे एस्टैब्लिश themselves here. Now, what were the methods of colonization in India? सबसे पहले तो 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ बनाना शुरू कर दिया था एंड दिस कंपनी वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इंग्लैंड वाज एबल टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज फ्रंटियर्स टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट। और साथ में क्वीन एलिजाबेथ वन ने कंपनी को एक चार्टर ग्रांट किया था and they were given exclusive rights to trade in
ईस्ट। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी वो थी सूरत में इन 1613, and in 1615 Sir Thomas Roe got permission from the Mughal Emperor Jahangir to open more factories at Agra, Ahmedabad, and Baroch. So बहुत important settlement था, और मद्रास की तरफ में भी where they built a fortified factory called Fort St. George. This was the first proprietary holding acquired by the company on India itself. ग्रेजुअली ये कंपनी जो है एक्सपैंड होती गई और बहुत अच्छी तरह से इंडिया में स्टैब्लिश हो गई. नाउ व्हाट हैपेंड इज दे आल्सो सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग अदर यूरोपियंस, लाइक इंडिया के अंदर और भी यूरोपियंस आते थे ट्रेड करने के लिए, जैसे पोर्टुगीज है, डच है, इटालियंस थे, फ्रेंच थे, लेकिन सबको लड़ बड़ कर उन्होंने हरा कर वापस भेज दिया. So these two traditional rivals, which are called as Carnatic Wars, these war lasted for about 20 years from 1746 to 1763. और फ्रेंच बहुत वीक हो गया, उनका सिग्निफिकेंस इंडिया से बिल्कुल हट गया, and this was the correct time for Britishers to start interfering in the political affairs of Indian rurals. So अब जी क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी शुरू हुई 1757 की बात है. 19th सेंचुरी में इंडिया में बहुत बड़ी और छोटी सब तरह की इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी. तो वो जो स्टेट्स थी उनके रूरल्स भी अलग थे, इकोनॉमी, लैंग्वेज, कल्चर सभी कुछ अलग अलग थे, और ये स्टेट्स आपस में वॉर करती थी, झगड़ा करती थी या युद्ध करते थे, और यही वजह थी कि यूरोपियंस ने इनके ऊपर अपना कब्जा जमाने का फैसला किया. तो सबसे पहले जो बैटल ऑफ पलासी शुरू हुई वो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी ब्रिटिशर्स के लिए. Although these battles, ये सारे ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल को करने के लिए था इंडिया के ऊपर. औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स काफी कमजोर हो गए थे, तो कोई और कंट्रोल करने वाला था नहीं, और ये बेस्ट प्रिविलेज था कि ब्रिटिश जो है वो अपना पावर इंडिया के ऊपर बढ़ाते चले जाए. सो 1717 में ब्रिटिशर्स को ये राइट मिल गया क्या कि दे हैव द प्रिविलेज ऑफ importing and exporting goods without paying custom duties, और जिसकी वजह से बंगाल को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ. नाउ ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स जो थे वो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो रोक ही लिया था, जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उन्होंने भी ड्यूटी पे करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस बंगाल के नवाब्स को हुआ. सो ब्रिटिश और बंगाल के जो नवाब्स थे उनके बीच में एक एक मतलब बातचीत वाली युद्ध छिड़ गई थी कि दे वांटेड टू चेक ब्रिटिशर्स, एंड बहुत रोकने की कोशिश उनको करते थे. उस टाइम पर जो रूल करते थे बंगाल को वो थे मुर्शिद कुली खान, शहाजुद्दीन, अलीवर्दी खान. तो ये लोग जो थे वो नवाब थे जो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट करें. नाउ ब्रिटिशर्स जो थे वो सिराजुद्दौला को उन्होंने कहा कि अ, आप जो हो यहाँ से, मतलब अपनी ट्रूप्स को हटा लो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की फैक्ट्रीज लगेंगी, ये कंपनी की फैक्ट्रीज के लिए है. सो अब ऐसा कैसे कोई कह सकता है, तो ऑब्वियसली 23 जून को 1757 में ब्रिटिशर्स का ये जो एक रॉबर्ट क्लाइव थे और सिराजुद्दौला, ये दोनों जो थे, मतलब दोनों में ब्रिटिशर्स और बंगाल के बीच में एक युद्ध छिड़ गया. और प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके बीच में जो बंगाल आर्मी का कमांडर था, ही वाज
डिसलॉयल, राइट। और जो रिचेस्ट बैंकर था बंगाल का, उसने भी नवाब को मदद करने की से मना कर दिया। उसको जेल में डाल दिया गया और वहां वो मारा गया। उसके बाद जो मीर जाफर थे, उन्होंने बंगाल का सिंहासन संभाला और उसको उसके बदले में काफी अच्छा अमाउंट मिला करता था, राइट। लेकिन मीर जाफर को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया दैट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग, एंड ही इनिशियली वाज गिवन गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट धीरे 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 उनका जो ये सब था, जितने भी वो पैसे लगते थे वो कम हो गए। तो मीर कासिम जो थे, उन्होंने डिमांड किया कि आई वांट मोर मनी, but the Britishers were not ready to do that. So what they said, uh, even Britishers wanted more money क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन कुछ ऐसा था। तो मतलब मीर कासिम की वॉन्ट्स और ब्रिटिशर्स की वॉन्ट्स कहीं मैच नहीं हो रही थी। उन्होंने नवाब बना तो दिया उसको, बट इट वाज नॉट एक उनके अंदर कुछ तालमेल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक्सपेक्टेशन जो थी वो मीर कासिम से बढ़ती चली जा रही थी। तो व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स को क्या किया गया, उन्होंने कहा कि कैलकटा का, मतलब बंगाल का बर्दवान, मिदनापुर और चित्तागोंग, ये जो इलाके थे, ये ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। नाउ मीर कासिम was removed and Mir Zafar was made the Nawab again. This company attacked and defeated Mir Qasim in serious battles, and this led to the Battle of Buxar in 1764. Now let's talk about Battle of Buxar. This is 1764. मीर कासिम ने, जो अवध के नवाब थे शरजुद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II, इन दोनों से हाथ मिलाया और ये सोचा कि शायद अब ये सब मिलकर ब्रिटिशर्स को हरा पाएंगे। और ये जो लड़ाई थी, ये थी बैटल ऑफ बक्सर, जो 22 अक्टूबर 1764 को शुरू हुई। नाउ व्हाट हैपेंड इज, हार तो गए, बट व्हाट हैपेंड, बंगाल का कुछ हिस्सा डायरेक्टली नवाबों से हटकर ब्रिटिशर्स के पास चला गया, राइट। और नवाब को कुछ पैसे दिए जाते थे चीजों को हैंडल करने के लिए, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की होती थी। उसमें ब्रिटिशर्स अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते नहीं थे। दैट मीन्स द ब्रिटिशर्स हैड all power and income but no responsibility, but Nawab had all the responsibility but no power. This settlement between British and the Nawab of Bengal is called as dual administration, right. अब 1770 में बंगाल में एक जबरदस्त अकाल पड़ा था, जिसमें बहुत लोग, करीबन 10 मिलियन पीपल डाइड, एंड समझ लो कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो भुखमरी से मर रही थी, माल न्यूट्रिशन से मर रही थी। तो ब्रिटिशर्स से कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो किसी तरह से उनको सपोर्ट करती। नवाब भी कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे थे। तो 1772 में बंगाल वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब इस टाइम वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द न्यू गवर्नर जनरल who took over revenue collection. तो व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स ने बंगाल को बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया था। अब जब बंगाल पे जमा लिया अपना पूरा पाँव उन्होंने रख दिया, नाउ दे वांटेड फुल इंडिया टू बी theirs, which was just not the easy task, लेकिन उनकी डिजायर यही थी कि वो अब जैसे बंगाल को अपनी उस झोली में पूरी तरह डाल दिया है, वो पूरे इंडिया के साथ ऐसा करे। सो ऑपोजिशन शुरू हुआ था, लेकिन इट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि रोका जा सके ब्रिटिशर्स को। सो आगे आके भी बहुत सी वॉर्स हुई, बहुत कुछ हुआ। लेट्स टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट वॉर इज एंग्लो मैसूर वॉर। Mysore was coming out to be a powerful state under
the leadership of Hyder Ali and his son Tipu Sultan, and this time is 1782 to 1799, end of you can say 18th century. टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया. नाउ व्हाट वाज द कन्फ्लिक्ट? टीपू सुल्तान के बहुत करीब फ्रेंच ट्रेडर्स थे, और आपको मैंने बताया कि फ्रेंच ट्रेडर्स को ब्रिटिशर्स पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको एक स्पेशल प्राइस दिया जाता था, साथ में उनको स्पाइसेस भी बहुत ट्रेड करने के लिए छूट थी, लेकिन ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था. तो various war took place between Mysore and Britishers, लेकिन फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो 1799 में हुई, वहां उसमें टीपू सुल्तान डाइड while protecting his capital. उसके कैपिटल का नाम था श्रीरंगपट्टनम on 4th May 1799. And that ended this chapter of Mysore, or large ports like Kannada, Coimbatore, and Seringapatam were secured by Britishers, because ये बहुत बहुत important ports थे. यहाँ पर लोग आते थे ट्रेड करने के लिए, तो ये बहुत बहुत ज्यादा important था. नेक्स्ट वॉर इज एंग्लो मराठा वॉर. मराठा भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, और सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जब हुई थी, तो काफी वीक हो गए थे. एंड द स्ट्रगल फॉर द पावर अमंग देमसेल्व्स गेव ब्रिटिश एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन इन देयर इंटरनल मैटर्स. मतलब आपस में स्टेट्स झगड़ते थे ना, तो ये उनके लिए बहुत सुहाना टाइम था कि वो उनके इंटरनल मैटर्स में घुसें और उनको कुछ पत्ती पढ़ाते रहे, डिवाइड एंड रूल करने. So last, what happened is Peshwa was the head of Maratha, and the third Anglo-Maratha war was the last war between them. ब्रिटिशर्स ने पेशवा को डिफीट कर दिया, उसको डीथ्रोन किया और उसकी सारी टेरिटरीज को हथिया लिया. The Peshwa was pensioned off and sent to Bitur. It is near Kanpur, Uttar Pradesh. ऐसे ही कुछ एंग्लो सिख वॉर में भी हुआ. इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिख अंडर देयर एबल लीडर महाराजा रंजीत सिंह 1839. He was a very strong ruler, लेकिन सिख को ब्रिटिशर्स थ्रेट करते थे, and they wanted Sikh to be under their control. After the death of Maharaja Ranjit Singh in 1839, पंजाब में नियम कानून नाम की कोई चीज वैसे नहीं रह गई थी, तो इसका एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने उठाया, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1849 में ब्रिटिशर्स ने फाइनली पंजाब को हरा दिया, और सिख चीफ सरेंडर्ड एंड पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, और महाराजा दलीप सिंह उस वक्त थे, द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. ही वाज गिवन पेंशन एंड सेंट टू इंग्लैंड. अब तक आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से इंडिया काफी हद तक ब्रिटिशर्स के सिस्टम के अंदर, मतलब उन्होंने हथिया लिया था. नाउ व्हाट हैपेंड, इंडियन रूलर्स को कुछ सब्सिडरी टेरिटरीज पर साइन करना था. नाउ वो क्या था कि सबसे पहले तो कोई भी राजा अपनी आर्मी को नहीं यूज करेगा, और वो ब्रिटिशर्स मेंटेन करेंगे, राइट, और अपने एक्सपेंसेस पे मेंटेन करेंगे. साथ में he had the choice of ceding a part of territory to British if he did not maintain the British army. मतलब वो चाहते थे कि ब्रिटिश की जो एक आर्मी की टुकड़ी है वो राजाओं के पास रहे, और अपने पैसे से वो उसे लुक आफ्टर करें. मतलब वो बिल्कुल खाली हो जाना चाहते थे, बरी हो जाना चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. इसके दो फायदे थे. एक तो उनके आर्मी, वो जो लोग थे, रूलर्स थे, या जिनके पास वो स्टेट्स थी, वो लोग लुक आफ्टर करते थे. साथ में उनका इंटरनल मैटर कैसे चल रहा है ये भी, या जो ब्रिटिश आर्मी के लोग थे वो अपने हेड्स को जाके बताते थे. सो second thing he wanted, he would not enter
into any other alliance with any other ruler, और डिक्लेयर नहीं कर सकते थे किसी वॉर को जब तक कि ब्रिटिशर्स परमिशन नहीं देंगे। साथ में जो ब्रिटिश ऑफिशियल है उसको भी अ, बताना पड़ेगा कुछ भी आप साथ में करते हैं, एंड नो ऑफिशियल ऑफ एनी अदर यूरोपियन पावर विल बी अलाउड इन द कोर्ट। तो ये जो अलायंस हुआ इंडियन लोगों के साथ वो थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था। द ब्रिटिश कुड ऑल्सो डिस्पोज द रूरल एंड किसी भी टेरिटरी को हथिया सकते थे। मतलब इस तरह के कुछ सोच रखी गई, समझ रखी गई, और इंडियंस को उसका पार्ट बनना पड़ा। अब सबसे ज्यादा जो गलत इंडियंस के साथ हुआ था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है कि जो राजा अपने पीछे कोई लीगल हार नहीं छोड़ता नहीं था, जैसे अपना कोई बेटा, अपना बेटा, तो उस केस में वो जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। दे नेवर यूज टू टेक और कंसिडर अडॉप्टेड सन और कोई और किसी तरह के रिलेशंस को वो भाव नहीं देते थे। प्रॉपर्टी or the pension which was granted to them by the Britishers unless the British had earlier approved the adoption। मतलब एक भारी भरकम सा एक लॉ लगा दिया था, जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें झांसी was annexed by them because झांसी, रानी झांसी का कोई अपना बेटा था but वो he died and they adopted a baby boy but they never considered। तो ऐसे ही उदयपुर, नागपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर, ये सब वो जगह है जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उसको पूरी तरह से हथिया लिया था बिकॉज दे नेवर हैड एनी लीगल हेल्प। लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड, प्रॉफिटेबिलिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, और साथ में इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल। So the Britishers divided their Indian territories into provinces, that is Bengal, Bombay, and Madras, and they appointed governors, while the governors held the overall charge. तो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सबसे पहले the civil services for general administration, the army for the protection of territories under British control, third the police to maintain law and order, and fourth is the judiciary to dispense justice। आज जिस सिविल सर्विस को हम जानते हैं उसको शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। he is the father of modern civil services, we can say। So what he did, he kept a competitive examination for that, and whosoever would like to be into it, तो जब तक वो एग्जाम को क्लियर नहीं करेगा अपना तब तक it will not be given, and that is for Indians who see the examination, especially Indian के साथ Indians के लिए होता था, that too in London, and very few Indians could afford to go to London। Moreover, the medium of examination was English only। जिन जिन Indians को English पता थी वही इस एग्जाम को दे पाते थे। Now if you talk of army and police forces, जो इंडिया के लोगों को मिलिट्री में भर्ती किया जाता था वो बेसिकली उनको कहा जाता था सिपाही, और सिपाही जो थे वो एक्चुअली फार्मर्स हुआ करते थे पहले, जिनको जबरदस्ती आर्मी में डाला जाता था, एंड दे यूज्ड टू ऑफर देम अ सैलरी आल्सो। सो ये सारे जो सिपाही थे वो यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे स्टेट से थे, एंड दे वर well trained, disciplined force। British Army armed these supplies with muskets and paid them a regular salary। And supplies were loyal to their British superiors, so उनको तो of course loyal होना ही था, but
They were also very sensitive to caste and religious matters. So इंडिया के लिए कॉमन फोर्स थी जिसके अंदर वेरियस हायरार्कीज थे, जैसे कि थाने थे, थाने का एक दारोगा होता था, टाउन्स एंड विलेजेस में कोतवालीज होती थी और चौकीदार होते थे, और डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते थे, एंड बाद में ये होने लगा था। तो सो वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी वाज देयर, राइट। और जुडिशरी व्हेन वी टॉक अबाउट, जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जुडिशियल सिस्टम भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, एंड विच वाज इंग्लैंड की तरह से, और जो जिसमें इंडियन ट्रेडिशंस भी सम्मिलित हुए थे कुछ एक। तो दीवानी अदालत होती थी, फिर फौजदारी अदालत होती थी। तो 1833 में a law of commission was appointed to codify Indian laws, और इसको हम बोलते हैं कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी, and established some rules and of law, uh, इस तरह से कुछ लॉज उसके अंदर डाले थे, बट दे वर सेल्डम प्रैक्टिस बिकॉज इंडिया के लिए तो जो यूरोपियंस कहेंगे वही होगा। वो लॉज बस लिख के नहीं किए थे, लेकिन वो इंडियंस के ऊपर अप्लाई नहीं होते थे। So having come to India as traders, Britishers soon gained political and economic hold over m- many Indian territories, and by mid of 19th century they were the supreme power of India. They ruled directly extended across a large part of India, and few kingdoms that remained independent were, in fact, uh, just like that. ठीक है, बेका मतलब वैसे ही जो रखे हुए थे वो थे। सो वो टोटली ब्रिटिशर्स के कॉलोनी बन चुका था इंडिया। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी ऑन। थैंक यू वेरी मच।